नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने 47वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस है उसके 25 क्वेश्चंस को कर लिया। इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन हुआ। तो वो कौन सा जगह था जब 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ। तो वो जगह था गया। इसका आंसर सी होगा। ये दिसंबर 1922 में हुआ था बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, और ये जो है 38वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी और इसी अधिवेशन में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो 1922 के गया अधिवेशन से ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि ये 38वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो है CR दास ने की, और ये जो है इसी अधिवेशन में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसका आंसर ये होगा। महावीर स्वामी का जन्म जो है किसी किसी स्रोत में 599 ईसा पूर्व और अन्य मतानुसार जो है 540 ईसा पूर्व। तो इसमें जो है 540 ही काफ़ी अच्छा है। तो 540 ईसा पूर्व में जो है ये वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। इसका आंसर सी होगा। कुशीनगर या कुशीनारा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये अभी यूपी में पड़ता है। वर्तमान यूपी के कुशीनगर या कुशीनारा में जो है 483 ईसा पूर्व में उस समय जो है महात्मा बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी। तो 80 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। उरुवेला बोध गया, वहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बुद्ध जो है ऋषि पतन कहाँ चले गए, सारनाथ में, और वहाँ उन्होंने जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, और इसी प्रथम उपदेश को जो है हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी। उसी को राजगिरी कहते हैं, गिरिब्रज को ही राजगिरी कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। ये मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, और इसके स्थापना का श्रेय जो है मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को जाता है। किसको जाता है? मगध के ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद अंतिम नंद वंश के शासक कौन थे? धनानंद। और उस धनानंद को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध के राजवंश पर शासन किया। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। इसका आंसर सी होगा। ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। कौन? तक्षशिला। यह गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला जो थी किसकी राजधानी थी? गांधार राज्य की। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ये दोनों जो है यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है कि मेघास्तनीज की पुस्तक जो है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका।
जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का पूरा वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर में। तो चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट। हर्षचरित्र के रचयिता जो है बाणभट्ट है। हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी। उसके बाद भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पूरा साम्राज्य छोड़ के चला गया मोहम्मद गोरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की, यानी कि गुलाम वंश की नींव डाली। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासन था रामचंद्र देव। इसका आंसर ए होगा। सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी मानिकपुर का सूबेदार था। जिस समय वह मानिकपुर का सूबेदार था उस समय जो है वह देवगिरी पर हमला किया था। सुल्तान बनने के बाद 1306 से 1307 में देवगिरी को पुनः जीता। दोनों बार वहाँ का शासक जो है रामचंद्र देव ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि उन सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यह थी कि वे जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे जिस भाषा में उनके भक्त उनकी बात को समझते थे। तो ये जो है सभी भक्ति संतों की एक जो है समान विशेषता थी। तो प्रायः जो है सभी भक्ति संतों ने जन भाषा में उपदेश दिए, जिससे हिंदी, बंगाली, मराठी, मैथिली, गुजराती इन सभी लोक भाषाओं की संपन्नता बढ़ी और इससे जो है भाषाओं के साहित्य का जो है अभूतपूर्व विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें मुहतसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी था। कौन था? लोक आचरण अधिकारी। तो मुहतसिब जो था मुगल प्रशासन में वो लोक के चरित्र तथा आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसका काम था पैगंबर के आदेशों को लागू करना तथा इस्लाम के विरुद्ध विधि विधानों का दमन करना। कभी कभी जो है इसे वस्तुओं के मूल्य तय करने तथा सही वजन और माप करने का भी काम दिया जाता था। किसे? मुहतसिब को। तो मुहतसिब कौन था? ये लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक्त उत्पादन करता है? तो उस समय जो है सबसे अधिक अवरक्त उत्पादन करता था बिहार। आज भी कुछ हिस्सा है लेकिन अधिकतर हिस्सा झारखंड में चले गए हैं। तो अभी जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड राज्य करता है। आंध्र प्रदेश में 67%, झारखंड में 22%, बिहार में अब 3% रह गया है और राजस्थान जो है अवरक्त उत्पादन करने वाले राज्य में 8% हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 में प्राकृतिक आपदा दिया गया है और सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं। तो उस प्राकृतिक आपदा को उस प्रदेश से मिलान करना है। तो भूकंप जो है हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, इसका ए होगा। बाढ़, तो बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आते हैं अधिक, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। और सूखा जो है ये सूखा हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में
तो इसमें जो है बाढ़ जो आते हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान वाले क्षेत्र में आते हैं। भूकंप जो है हिमालय के गिरिपथ वाले क्षेत्र में आते हैं। सूखा की बात करें तो सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में इसका जो है स्थान है। और चक्रवात जो आते हैं, ये चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा बी, यानी कि 3, 1, 4, 2। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, पश्चिम बंगाल में गंगा द्रोणी, असम में ब्रह्मपुत्र की द्रोणी में आते हैं। भूकंप जो है ये हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में, कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और रत्नागिरी के वेस्टर्न तट पे आते हैं। सूखा की बात करें तो सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात की बात करें तो ये झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में सही नहीं है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये बात सही नहीं है। बाकी सभी बातें सही है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो ये सभी बातें सही हैं। सही नहीं है तो इसमें विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग करने में भारत न्यूनतम है, ये बात सही नहीं है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है और 5वां उपभोक्ता है। ऊर्जा को मोटे तौर पर दो स्रोत हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक ऊर्जा। वाणिज्यिक स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, बिजली आदि, जिसका भारत में कुल ऊर्जा उपयोग 50% योगदान है। गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोत में जलाने की लकड़ी, बची खुची वनस्पति, सुखाया हुआ गोबर, ये सब आता है। और भारत में सबसे अधिक वाणिज्यिक उपयोग उद्योग द्वारा 42% और परिवहन द्वारा जो है 12% किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र वेस्टर्न तट में से, तो मित्रों ये क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लोहा संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो है प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इसका मुख्य कारण है गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले भाग है, इसमें उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप मिलते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहा जाता है। यह वही अवस्थित होते हैं जहां लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध हो। भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लौह इस्पात कारखाना स्थापित करने का मुख्य कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। फिर बंदरगाह नज़दीक होने के कारण कम लागत पर निर्यात भी हो जाता है। तो ये सब जो है इसके प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में इसमें सही है 2 और 4। 2 और 4 सही है, ये दोनों गलत है। तो इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था, ये बात सही है। और एक सही है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, ये दोनों बातें सही है। बाकी ये दोनों बातें गलत हैं। तो भारत में जो है प्रथम हरित क्रांति की सफलता के बाद अब द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक हरित क्रांति से लाभ नहीं प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा इसे पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन तथा शस्योत्पादन के साथ समाकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये 2001 की जनगणना के पर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कह रहा है कि 91 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21% की दर से की हुई।
91 से 2001 में पुरुष महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपयोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया। तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 4 सही है, बाकी ये दोनों जो है गलत है। तो एक क्या कह रहा है कि 91 2001 के दशक में जो है 21% वृद्धि हुआ जनसंख्या में, और चौथा कह रहा है कि 91 की जनगणना के अनुत्पादक उपयोक्ताओं के संख्या में कमी का संकेत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है, यह सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है, ये भी सही है। सही ये नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये बात सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्लेट टेक्टोटॉनिक सिद्धांत मॉर्गन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति उत्तर में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिण में अफ्रीकी इंडियन प्लेट के अभिसरण से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है सही नहीं है ए, यानी सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो ये बात सही नहीं है, इसका अन्य कारण है। ये बातें सही हैं कि परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट, अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकांश से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी बातें सही हैं कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये भी बात सही है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों के प्रवर्धन शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। तो सही नहीं क्या है इसमें? सही नहीं है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। ये बात सही नहीं है। तो हिंद महासागर में स्थित सुंडा खाई में भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट से आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। इसमें 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन कहना है क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 में रेलमार्ग दिया हुआ है और 2 में जोड़ने वाला स्थान दिया हुआ है। तो यूरोपियन ट्रांस रेलमार्ग ये जो है पेरिस से वारसा तक जाती है, यानी ए का जो है 4 होगा। उसके बाद बात करें तो ट्रांस इंडियन रेलमार्ग ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, सॉरी ब्यूनस आयर्स से जो है ये यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये पेरिस से वारसा तक जाती है। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग ये ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो तक जाती है। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाती है, और ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। तो इसका आंसर बी होगा 4, 3, 2, 1। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग ये पेरिस से वारसा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग ये ब्यूनस आयर्स से लेकर वालपराइजो तक जाता है, और ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है, और ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किसके साथ है। तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं इसमें
यही आंसर होगा। इजराइल की जो घनी सीमा है ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।